नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वहीं सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बीच भारत के लिए एक और राहत भरी खबर है। गैस लेकर आ रहे ग्रीन सानवी नामक जहाज ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है। ये 7वां भारतीय ध्वज वाला जहाज है जो युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज से निकला है। ये जहाज करीब 44,000 से 46,650 मीट्रिक टन LPG लेकर निकला है और अब भारत की ओर बढ़ रहा है। अनुमान है कि 6 अप्रैल के आसपास ये मुंबई पहुंच सकता है। वहीं 17 भारतीय जहाज अभी भी फारस की खाड़ी के पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए हैं, जिनमें 2 अन्य LPG टैंकर ग्रीन आशा और जैग विक्रम भी शामिल है। इनके भी जल्द निकलने की उम्मीद है। बता दें कि ग्रीन सानवी के साथ शिवालिक, नंदा देवी, पाइन गैस, जग वसंत, BW TYR और BW ELM जहाज सुरक्षित निकले हैं। तो ये 6 अप्रैल के आसपास मुंबई पहुंच सकता है। सिलेंडर की किल्लत से अब राहत मिलने वाली है, तो ये बड़ी राहत वाली खबर है। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने मिडिल ईस्ट जंग और LPG संकट पर पार्टी लाइन से हटकर बात की। इनमें कमलनाथ, आनंद शर्मा और शशि थरूर शामिल है। उधर राहुल गांधी इन मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर निशाना साध रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने भारत के डिप्लोमेटिक तरीके की तारीफ करते हुए इसे मैच्योर और स्किलफुल बताया। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गैस संकट पर कहा था कि ऐसी कोई कमी नहीं है, यह बस माहौल बनाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने एक लेख में केंद्र सरकार की तारीफ की। उन्होंने पश्चिम एशिया संकट पर भारत सरकार के संयमित रुख का समर्थन करते हुए इसे जिम्मेदार व रणनीतिक कूटनीति बताया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, आने वाले समय में ईंधन एक बड़ी समस्या बनने वाला है, क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो चुकी है। गलत विदेश नीति के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। अब हमें तैयारी करनी होगी। हमारे पास अभी थोड़ा समय है, इसलिए सरकार और प्रधानमंत्री को तुरंत तैयारी शुरू करनी चाहिए, वरना करोड़ों लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अलग राय दी है। बात कर लेते हैं केरलम की। 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होना है और 4 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन चुनाव से पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने एक चौंकाने वाला अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक केरलम विधानसभा चुनाव में 38% उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। इनमें सबसे ज्यादा 72 उम्मीदवार कांग्रेस से है, BJP के 59 और CPIM के 51 उम्मीदवार है। वहीं 23% तो ऐसे उम्मीदवार है जिन पर हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर केस दर्ज है। ADR ने विधानसभा चुनाव लड़ रहे कुल 883 में से 863 उम्मीदवारों के एफिडेविट का एनालिसिस कर शनिवार को ये रिपोर्ट जारी की है। वहीं 339 करोड़पति प्रत्याशी है, यानी हर 5 में से 2 उम्मीदवार करोड़पति हैं। बता दें कि 2021 में राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव में 27% उम्मीदवार ही करोड़पति थे, लेकिन 2026 में ये नंबर बढ़कर 39% हो गया, यानी 5 साल में करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या भी 48% बढ़ी है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि 54% उम्मीदवार ग्रेजुएट नहीं है और 48% उम्मीदवारों की शिक्षा 5वीं से 12वीं के बीच ही है। तो ADR की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होना है और 4 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो अब बात कर लेते हैं CM राउंडअप की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन जिले के महिदपुर के गांव डोंगला पहुंचे, जहां 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम में सहभागिता की। इसके बाद CM दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए। देखिए रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम के दूसरे दिन विद्यार्थियों के लिए आरसी प्लेन कार्यशाला के साथ ग्रहों और डीप स्काई ऑब्जर्वेशन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है। दूसरे दिन सीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर सम्मेलन में कहा कि आम जन को इससे कालगणना, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड विज्ञान से जुड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान की जानकारी दी जा रही है। डोंगला ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा कालगणना का भी केंद्र है और भौगोलिक दृष्टि से एक तरह से अत्यंत महत्व का स्थान है। यहाँ उत्तरायण दक्षिणायन भी हमारी प्राचीन पद्धति से शंकु यंत्र के माध्यम से दिखाई देता है। मैं अपनी ओर से साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और खासकर और इस अवसर पर देश भर के अलग अलग विद्वानों के साथ वैज्ञानिकों के साथ हमारी सरकार के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। स्पेस टेक्नोलॉजी से लगा करके हर प्रकार की विज्ञान को लेकर के प्रदेश सरकार जो आगे बढ़ रही है। हमारा साइंस टेक्नोलॉजी विभाग आज की स्थिति में बहुत तेज गति से काम कर रहा है। संयोग से उसका प्रभाव भी मेरे पास है। आने वाले समय में हम ऐसे और बड़े बड़े कार्यक्रम करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री सरकार के दौर में विज्ञान को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मध्य सरकार भी कदम से कदम मिला के चलेगी। कर्क रेखा पर स्थित डोंगला गांव खगोल विज्ञान और ज्योतिष के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी महत्व को देखते हुए साल 2013 में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा यहां आधुनिक वराह मिहिर खगोलीय वेधशाला की स्थापना की गई थी। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। वहीं राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने जा रहे चुनाव में मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। इन 3 सीटों में से 2 पर तो भाजपा का चुना जाना लगभग तय है, लेकिन तीसरी सीट जो कि स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस की होनी चाहिए, इस सीट के लिए रस्साकशी और माथापच्ची जारी है, क्योंकि ताजा हालात में कांग्रेस के लिए ये सीट हासिल करना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा के वोट देने पर लगी रोक और हाल ही में दतिया विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी खत्म होने से कांग्रेस की परेशानी भी बढ़ गई है। वहीं बीना विधायक निर्मला सप्रे के पाला बदलने से कांग्रेस के सीधे सीधे 3 विधायक कम हो रहे हैं, जिससे कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 62 रह जाते हैं। तीसरी सीट हासिल करने के लिए 4 से 5 विधायकों के मैनेज करने या क्रॉस वोटिंग होने से बीजेपी की बात बन सकती है। तो कुल मिलाकर ये मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। देख रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का राज्यसभा से कार्यकाल खत्म होने के बाद अब इस सीट पर बीजेपी की नजर है। एक सीट के जीतने के लिए 58 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के पास इस समय 164 विधायक हैं। इस हिसाब से बीजेपी को 174 विधायकों की जरूरत है। एक निर्दलीय विधायक है। कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या 64 है। विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा को कोर्ट ने वोट देने पर रोक लगा दी है। अब कांग्रेस के पास 63 विधायक ही बचे हैं। बीना विधायक निर्मला सप्रे पहले ही बीजेपी के पाले में है। ऐसे में 5 विधायकों के मैनेज करने या क्रॉस वोटिंग कराने से तीसरी सीट पर कब्जा हो सकता है। बीजेपी इस प्रयास में जुटी है। हालांकि इस रणनीति को सियासी दल उजागर नहीं कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस चाहकर भी अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी सीटों पर जीतने के लिए जितने मतों की आवश्यकता है, उससे भी 35 मत अधिक है। हमें किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, मगर कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही है। राज्यसभा का चुनाव भी उसका एक फैक्टर है, एक माध्यम है कि अभी विधायक कम करें, फिर राज्यसभा के जो मूल चुनाव आएगा उस पर अटैक करेंगे। हम सजग हैं। 500%, 700% कांग्रेस का राज्यसभा मेंबर जाए। बीजेपी की नजर मध्य और ग्वालियर चंबल के विधायकों पर है। इसके अलावा जिन विधायकों के कोर्ट में मामले लंबित हैं, इन पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस कुछ करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन यह तय है कि कांग्रेस ने किसी दिग्गज को मैदान में नहीं उतारा तो राज्यसभा की एकमात्र सीट भी हाथ से निकल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।
वहीं खंडवा पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि किसानों के हित के लिए कांग्रेस 9 अप्रैल को प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसमें सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। बता दें कि हरदा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए निकले पटवारी का खंडवा में स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिद्धांत और नैतिकता से दूर होकर सारे क्रियाकलापों को अंजाम दे रही है। पार्टी अध्यक्ष पटवारी ने दतिया राजेंद्र भारती मामले में कहा कि बड़ी कोर्ट में हमने इस मामले को लगा दिया है, 1-2 दिन में स्टे मिल जाएगा, वे फिर विधायक होंगे। आराम से आप लोग आगे आ जाओ, आप पीछे बोलूंगा। पूरे मध्य प्रदेश में अभी गेहूं खरीदी को लेकर हाहाकार किसानों में मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक किसानों के साथ धोखा किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि कैबिनेट बनाई थी, अलग से कृषि का बजट आएगा इसकी घोषणा की थी। 3100 धान के, 2700 गेहूं के, 6000 सोयाबीन का वादा किया था, एक भी काम पूरा नहीं हुआ। अब विज्ञापन पुत्र मोहन यादव आए हैं, ये किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, जिसमें बार बार खरीदी की तारीख बढ़ाई जा रही है अनाज की, गेहूं की, और उधर सोसाइटी की जो तारीख है वो 28 मार्च रखी गई है और खरीदी की तारीख अंतिम 10 अप्रैल रखी गई है। ये अपने आप में विसंगति को जन्म देता है और किसानों के साथ अत्याचार और अन्याय करता है। वहीं एनसीपी नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के सुप्रीमो अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी को दोषी करार देते हुए 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है, जिसको अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि 4 जून 2003 को एनसीपी नेता और कोषाध्यक्ष रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हाई प्रोफाइल राजनीतिक हत्या की जांच सीबीआई ने की है। साल 2007 में रायपुर की विशेष अदालत ने 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया गया था। अब विशेष अदालत के फैसले को पलटते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने अमित जोगी को दोषी करार दिया है। जोगी के सुप्रीम कोर्ट रुख करने से अब शीर्ष अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा। तो हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को दोषी करार दिया, 3 हफ्ते के भीतर सस्पेंड करने का भी आदेश दिया है। तो वहीं आदेश को अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बात कर लेते हैं नक्सलवाद की। नक्सलवाद के चलते बीते 56 सालों से बीजापुर जिले में कई गांव उपेक्षा के शिकार होते रहे हैं। बुर्जी पंचायत के आश्रित गांव डुमीर, पालनार, दुगाल, हिरोली एनएमडीसी के उपेक्षा का शिकार होते रहे हैं। सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे के बाद एनएमडीसी की गोद में बसे इन दोनों गांवों ने सरकार ने दस्तक दी है। यहां अब सड़क बन रही है, पेयजल की सुविधा दुरुस्त कर दी गई है। ग्रामीणों को नक्सलवाद के साथ ही एनएमडीसी के आयरन युक्त पानी से भी मुक्ति मिल चुकी है। ग्रामीणों को गांव में राशन के साथ साथ चिकित्सा सुविधा भी पहुंचने लगी है। बुर्जी का आश्रित गांव दुगाल और करका जब नक्सलियों के चंगुल में था, नक्सलियों के कब्जे में था, उस दौर में यहाँ के ग्रामीण किस प्रकार की त्रासदी को झेलते थे, किस तरह का पेयजल उपयोग करते थे, किस तरह से वो जीवन यापन करते थे, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब भले ही यहाँ पर सरकार ने दस्तक दिया है, सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, पर उसके पहले यहाँ के ग्रामीण इसी नाले का पानी को पीकर अपना जीवन यापन करते थे। ये नदी किरंदुल बैलाडीला के लो अयस खदानों से निकलने वाला यह पूरा नदी है, जहाँ से लाल पानी निकलता है बरसात के दिनों में। ये पिछले 56 सालों से बरसात के दिनों में
बारिश के पानी को तिरपाल में जमा करने के बाद उसे गर्म करके पिया करते थे। या पूरा देखिए, पूरा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोहा ही मिलेगा, पत्थरों का नामो निशान नहीं है। या पूरा इलाका लो एस खदानों से भरा है। ये इस वक्त हमारे साथ एक ग्रामीण यहाँ पर, उनसे भी एक बार बात करते हैं। थोड़ा पास में आ जाना। कर्मा, पहले कहाँ का यही पानी पीते थे आप लोग? यही पानी पीते। अच्छा, कितने साल से? कई साल से? 6 साल ज्यादा। हाँ, तो अब बोरिंग आ गया तो ठीक हो गया। हाँ, नहीं तो फिर वही रहता। वही रहता। नक्सली लोग बाहर जाने नहीं देते थे? नहीं देते। देखिए, नक्सलियों के ये पूरा इलाका नक्सलियों के कब्जे में रहा है। ऐसे में विकास की मांग भी नहीं कर सकते थे, परंतु अब जब नक्सलवाद से मुक्ति मिल चुकी है, नक्सलियों के आतंक से मुक्ति मिल चुकी है, नक्सलियों से इन्हें आजादी मिल चुकी है, तब ये विकास की मांग कर रहे हैं। और सरकार बिन मांगे सरकार यहाँ पर दस्तक दे चुकी है। पेयजल की व्यवस्थाएं हो चुकी है, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। और अब जाकर वास्तव में बस्तर आजाद हुआ है, क्योंकि अब इन्हें सुविधाएं मिलने लगी है। 55 सालों तक एनएमडीसी बीजापुर के वो गांव जो एनएमडीसी की गोद में बसे हैं उनकी उपेक्षा करता रहा, परंतु नक्सलवाद के खत्म होते ही एनएमडीसी और सरकार अब इनकी सुध लेने लगा है। इतने वर्षों तक ये यहाँ पर ऐसी जीवन जी रहे थे जैसे आदिम युग का जीवन होता है, परंतु अब यहाँ एनएमडीसी इनकी सुध ले रहा। उसका एक उदाहरण आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जो सीट है, ये सीट एनएमडीसी द्वारा यहाँ के ग्रामीणों को मकान बनाने के लिए प्रदान किया गया है। एक एक परिवार को 15 सीट इन्हें प्रदान किया गया है। और अब इन्हें खपरेल और घास फूस के झोपड़ियों से बहुत जल्द निजात मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर विकास ने दस्तक दे दिया है। आज से 1 साल पहले इन इलाकों की क्या स्थिति थी और अब यहाँ पर कितना बदलाव होने लगा है, ग्रामीण क्या चाहते हैं, किस तरीके का विकास चाहते हैं, और उसके पहले उनकी दिनचर्या क्या थी, किस तरीके का वो जीवन यापन करते थे, इन सारी बातों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ के युवक हैं, इसी इलाके के रहने वाले। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ स्थितियाँ उस समय रही। आपका नाम? जी, मेरा नाम है जयराम कोड़मे। अच्छा, इसके पहले जब ये पूरा इलाका नक्सलियों के कब्जे में था, बताया जाता है कि ये पूरा इलाका नक्सलियों का ट्रेनिंग स्थल भी था, तो उस समय यहाँ की जिंदगी कैसे थी? तो सारे लोग जान ही रहे कि यहाँ का पहले सरकार तो यहाँ पहुँचती नहीं थी, क्योंकि यहाँ जिस तरह से गांव का परिस्थिति रहा तो सभी लोग जान ही रहे हो। अभी फिलहाल जैसे नक्सल मुक्त के बाद यहाँ के ग्रामीण काफ़ी खुश है, उनको हर सरकार का जितना भी फायदा है आज गांव में पहुंचता हमको ना हो रही है अभी। अच्छा, पहले यहाँ के ग्रामीण राशन के लिए, रोजमर्रा का सामान के लिए कैसे किया करते थे, और अब सड़क यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो यहाँ पर राशन, इनका राशन कहाँ मिलता है, और इनका जैसे अस्पताल की सुविधा है, वो क्या स्थिति है उसकी? अभी तो पहले राशन तो गंगालूर से लाते थे। हाँ। अभी फिलहाल रोड का सुविधा होने के कारण अभी गाँव में राशन आ रहा है। जो भी गोदाम है अभी पालनार में शायद बन रहा है। अच्छा, इतने सालों तक नक्सलियों के चंगुल में था यह, अब आजादी मिल चुकी है यहाँ के लोगों को, तो कैसा महसूस हो रहा है? काफी आनंद है, क्यों बोलने से जो पहले से काफी अच्छा है अभी, क्योंकि नक्सल का जो भय था वो मजबूर थे लोग उस विषय में रहकर, अभी वो सब परेशानी से सब छूट गए हैं। बड़े अच्छे होंगे गांव में सब। बिल्कुल निश्चित तौर पर जब तक नक्सली इस इलाके में थे उस समय ग्रामीणों की मजबूरी थी, भय था, मौत का डर था, परंतु अब आनंद का माहौल है। जिस तरीके से हमारे भाई कह रहे हैं, आनंद का माहौल है, नक्सलियों से मुक्ति मिल चुकी है, आजादी मिल चुकी है। अब ये पूरी तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए तैयार है और सीधे तरीके से सरकार से जुड़ चुके हैं। iNet 24 के लिए बीजापुर से गणेश मिश्रा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।